हेलो स्टूडेंट्स। जैसा कि अपन पिछले कुछ वीडियोस के माध्यम से राजस्थान का करंट अफेयर पढ़ रहे हैं और 5 जो सेट है नोट्स के मैंने आपको बता दिए। छठा जो सेट है उसकी स्लाइड आपके सामने मैं शुरू कर रहा हूं और अभी 1 बाय 1 करके हम इन सभी सवालों को छठी स्लाइड से देखेंगे। तो इसमें देखिए, सबसे पहले अभी जो अन्य सामाजिक सेवाएं और कार्यक्रम है, इनमें से कई बार सवाल पूछते हैं। मतलब जो सामाजिक सेवा और मुख्य कार्यक्रम मैंने पिछले कुछ वीडियोस से आपको बताए हैं, इसके अलावा कुछ और सामाजिक सेवा और कार्यक्रम जो हैं वो राज्य के अंदर या राजस्थान में इम्पोर्टेंट चल रहे हैं। तो देखो, पहला सवाल इसमें देखिए, जल जीवन मिशन में ग्रामीण परिवारों को नल कनेक्शन। तो पहली बात तो देखो, जल जीवन मिशन JJM, जल जीवन मिशन का संबंध किससे है? नल का कनेक्शन देने से है। और ये नल का कनेक्शन केवल किसको दिया जाता है? ग्रामीण परिवारों को दिया जाता है, शहरी परिवारों के लिए नहीं है। तो जल जीवन मिशन जो है वो सामान्यतया गाँव में पेयजल आपूर्ति करने के लिए घरेलू नल कनेक्शन देने की बात करता है। तो देखो, टारगेट सेशन है इसका 2024 तक प्रत्येक ग्रामीण परिवार को। तो 2024 तक हर ग्रामीण परिवार को घरेलू नल कनेक्शन के माध्यम से पीने का पानी आपूर्ति करने का लक्ष्य है। ये जल जीवन मिशन बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है। जल जीवन मिशन के तहत हर ग्रामीण परिवार को, शहरी क्षेत्र नहीं है, नल का कनेक्शन पीने के पानी को आपूर्ति करने के लिए। जल जीवन मिशन में जो पैसा लगेगा गांव में, ये जो जल जीवन मिशन के लिए जो लाइनें बिछाई जा रही हैं नल कनेक्शन देने के लिए, उसमें खर्चा जो है केंद्र और राज्य का 50-50% हिस्सेदारी है। 50% पैसा केंद्र सरकार का है और 50% राज्य सरकार का है। जल जीवन मिशन द्वारा राज्य स्तर पर राज्य जल और स्वच्छता मिशन, जिला स्तर पर जिला जल एवं स्वच्छता मिशन एवं ग्राम स्तर पर ग्राम जल एवं स्वच्छता मिशन। तो देखो, जल एवं स्वच्छता मिशन से पहले देखिए ग्राम स्तर पर ग्राम जल एवं स्वच्छता मिशन, इसके अलावा जिला स्तर पर जिला जल एवं स्वच्छता मिशन और राज्य स्तर पर राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन। तो ये त्रिस्तरीय व्यवस्था हो गई। इस त्रिस्तरीय व्यवस्था में तो देखो, राज्य, जिला और ग्रामीण स्तर के ऊपर ये जल जीवन मिशन जो है वो शुरू किया जाएगा। 50-50% की भागीदारी से। एक बार फिर देखो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। जल जीवन मिशन जो है वो ग्रामीण परिवारों को पूरे देश में, देखो केंद्र और राज्य की भागीदारी से तो पूरे देश के ग्रामीण परिवारों को 2024 तक जो घरेलू नल का कनेक्शन है उपलब्ध करवाने का टारगेट इसमें 50-50% की हिस्सेदारी से केंद्र और राज्य ने शुरू किया है। दूसरा, इसमें त्रिस्तरीय मैनेजमेंट व्यवस्था जो है राज्य, जिला और ग्राम स्तर पर, इन सब का नाम देखो जल और स्वच्छता मिशन है। तो राज्य स्तर पर राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन, जिला स्तर पर जिला जल एवं स्वच्छता मिशन हो गया और ग्राम स्तर पर ग्राम जल एवं स्वच्छता मिशन हो गया। ये चीज आपको मोटे तौर पर ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट देखिए, अगला जो सवाल है वो है मिड डे मील का। किसका है? मिड डे मील का। तो मिड डे मील में देखिए आपको क्या करना है। मिड डे मील में जो सवाल देखने, MDM स्कीम जो है, इसमें आपको जो सवाल देखना है वो सवाल देखिए, आपके सामने स्क्रीन के ऊपर प्रोजेक्ट है। देखो, इस योजना का उद्देश्य देखो, सरकारी, स्थानीय निकाय, सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों, विशेष प्रशिक्षण विद्यालय, देखो वैकल्पिक शिक्षा केंद्रों को शिक्षा क्रम मंडल नाम दिया गया है। देखो ध्यान देना, विशेष प्रशिक्षण केंद्र जो है उनको शिक्षा क्रम मंडल नाम दिया गया है। और मदरसे, तो किसी में भी देखो, सरकारी स्कूलों में, सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों में, विशेष प्रशिक्षण केंद्र या शिक्षा क्रम मंडल में और मदरसों में जो बच्चे कक्षा 1 से 8 तक अध्ययन कर रहे हैं, उनकी पोषण स्थिति, तो देखो 8वीं तक के जो बच्चे हैं, इन सभी स्तरों पर उनकी पोषण संबंधी स्थिति में सुधार के लिए इस मिशन को शुरू किया गया है। और योजना ने नामांकन बढ़ने और विद्यार्थियों के नियमित रूप से विद्यालय आने
और विद्यार्थियों को पोषण संबंधी सहायता प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो एमडीएम से देखो, एमडीएम का संबंधी उद्देश्य देखो, नामांकन बढ़ाना है, विद्यार्थियों को नियमित रूप से स्कूलों में करने का मतलब इनकी ड्रॉप रेट को कम करना है कि बच्चे स्कूल को बीच में छोड़ के नहीं जाएं, और बच्चों की पोषण स्थिति को सुधारना। ये तीनों उद्देश्य किसके हैं? एमडीएम के हैं। देखो, एमडीएम के ऊपर आज तक जो सवाल पूछे गए हैं उन सबको अपन डिस्कस करेंगे मिड डे मील योजना के संबंध में। तो देखो, मैंने आपको बताया कक्षा 1 से 8 तक के प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में एमडीएम को शुरू किया गया है। तो 1 से 5 तक के नॉर्म्स अलग हैं और कक्षा 6 से लेकर 8 तक के नॉर्म्स हैं वो अलग हैं। तो यहाँ देखो, कक्षा 1 से 5 तक के जो नॉर्म्स हैं वो क्या कहते हैं? देखो, प्रति विद्यार्थी पहली कक्षा से 5वीं कक्षा तक के प्रत्येक विद्यार्थी को प्रतिदिन 100 ग्राम और 6 से 8 तक के विद्यार्थी को प्रतिदिन 150 ग्राम गेहूं या चावल। तो देखो, पहली बात तो मिड डे मील में सिर्फ 2 ही जो खाद्यान्न है वो उपलब्ध करवाए जाते हैं। उसमें या तो गेहूं दिया जाएगा या चावल, जैसे बाजरा, मक्का ये सप्लाई नहीं होता है। तो एमडीएम का संबंध जो है वो किससे? गेहूं या चावल से है। 5वीं तक के बच्चों को 100 ग्राम गेहूं या चावल पर डे उपलब्ध करवाए जाएंगे और 6ठी से 8वीं तक के बच्चों के लिए 50 ग्राम गेहूं या चावल प्रतिदिन प्रदान किया जा रहा है। पहली बात तो 100 ग्राम और 150 ग्राम दोनों स्तरों पर, या तो गेहूं होगा या चावल होगा, जो भी होगा। 5वीं तक 100 ग्राम और 6वीं से 8वीं तक 150 ग्राम। मिड डे मील के तहत वितरित किए जाने वाले भोजन में कक्षा 1 से 5 के विद्यार्थियों को न्यूनतम, अब देखो ये जो 100 ग्राम गेहूं या चावल है, इसके साथ साथ आपको ये भी देखना है कि कक्षा 1 से 5 तक के बच्चे को जो भोजन दिया जा रहा है उसको कम से कम न्यूनतम, देखो पर ज़्यादा हो सकती है, न्यूनतम 450 कैलोरी ऊर्जा वाला भोजन दिया जाएगा और उसमें 12 ग्राम प्रोटीन क्या होगी? 12 ग्राम प्रोटीन दी जाएगी। तो देखो 450 कैलोरी ऊर्जा, 450 कैलोरी ऊर्जा, 12 ग्राम प्रोटीन और कक्षा 6 से 8 तक के लिए 700 कैलोरी। 6वीं से लेकर 8वीं तक के बच्चे को मिनिमम कितनी कैलोरी एनर्जी? 700 कैलोरी एनर्जी और 20 ग्राम प्रोटीन उपलब्ध करवाई जाती है। तो देखिए यहाँ इनको एक साथ जोड़ेंगे। 5वीं तक के लिए 100 ग्राम गेहूं या चावल, ठीक है। इसके बाद में 450 कैलोरी एनर्जी और 12 ग्राम प्रोटीन, ये किसकी है? 5वीं तक के बच्चे की। इसके साथ ही इनका अमाउंट भी आप देख लेना। देखो 5वीं तक के बच्चों का जो प्रतिदिन के खाने का खर्चा है वो 5 रुपये 45 पैसे। ये देखो 5वीं तक का एक साथ करेंगे आप। 100 ग्राम गेहूं या चावल, 450 कैलोरी न्यूनतम, 12 ग्राम प्रोटीन और 5 रुपये 45 पैसे प्रतिदिन खाने की लागत, ठीक है। दूसरा ऐसे ही आप देखेंगे 6वीं से 8वीं तक मैंने आपको बताया, तो इसमें 150 ग्राम गेहूं या चावल पर डे दिए जाएंगे, 20 ग्राम प्रोटीन दी जाएगी, 700 कैलोरी एनर्जी मिनिमम होगी और प्रतिदिन खाने का जो खर्च है वो 8 रुपये 17 पैसे होगा। ये चारों चीज़ें आपको जोड़नी है, चारों जन की 5वीं तक का और 6ठी से 8वीं तक का जो है आपको ध्यान में रखना है। तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान में रखेंगे। ये जो अभी मैंने लेटेस्ट जो बताई है 1 अक्टूबर 2022 से बताई है, इससे पहले रेट कम थी दोनों ही स्तरों पर। तो देखो ये जो मटेरियल या एनर्जी प्रोडक्ट इनको उपलब्ध करवाए जाने हैं, ये रेट अक्टूबर 2022 से 5वीं तक के लिए 5 रुपये 45 पैसे है और 6ठी से 8वीं तक के लिए 8 रुपये 17 पैसे है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। तो ये एमडीएम का जो कंटेंट है ये आपको ध्यान रखना है। तो एक बार फिर देखिए, एमडीएम जो है वो सरकारी स्कूलों में भी है और इसके अलावा जो विशेष शिक्षण केंद्र हैं जिनको शिक्षा क्रम मंडल नाम दिया गया है और मदरसे, इन सभी में चालू है। ये पोषण, नामांकन बढ़ाने, ठहराव रोकने, ये सारे इसके उद्देश्य मैंने आपको बता दिए। तो इस हिसाब से देखेंगे तो ये चीज़ तो आप देखेंगे 1 अक्टूबर 2022 से इसका स्टेटस जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है।
एमडीएम के बारे में बार बार सवाल पूछा जाता है। जो इनकी रेट्स जो है वो जब जब भी चेंज हुई है लगभग परीक्षाओं में पूछी गई है, तो आप इस रेट के बारे में आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे। नेक्स्ट देखिए, ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। एमडीएम के स्थान पर ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो सवाल आने की संभावना है वो मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना है। देखो मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना जो है ये अभी 2022 में शुरू की गई है। मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना में क्या होगा, ये भी मिड डे मील योजना का ही पार्ट है। तो देखो मिड डे मील योजना के अंतर्गत राजकीय विद्यालय, मदरसे एवं विशेष प्रशिक्षण केंद्र, जिसको शिक्षा कर्म मंडल बोला है, इनमें अब इनके साथ साथ देखो, अब ध्यान देना, देखो 5वीं कक्षा 1 से 5 तक और कक्षा 6 से 8 तक के लिए, तो देखिए सप्ताह में 2 दिन, मंगलवार और शुक्रवार को। तो देखो वर्किंग डे में सेकंड डे और सेकंड लास्ट डे, मंगलवार शुक्रवार को पाउडर से बना हुआ दूध दिया जाएगा। और 1 केजी की पैकिंग मिल्क पाउडर राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन लिमिटेड द्वारा 400 रुपये में। तो देखो ये मिड डे मील योजना के तहत जो मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना शुरू की गई है, मिड डे मील योजना के तहत यह उसी का पार्ट है। तो उसमें कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन जो है 400 रुपये किलोग्राम के हिसाब से पाउडर दूध जो है वो इन स्कूलों में और मदरसों में उपलब्ध करवाएगा 400 रुपये प्रति केजी की दर से। क्या होगा, देखो विद्यालय में कक्षा 1 से 5 तक स्तर के बच्चों को 15 ग्राम, देखो 15 ग्राम पाउडर का दूध जो है वो 15 ग्राम पाउडर से, तो देखो 10 गुना दूध बनेगा। ये 15 ग्राम पाउडर का 10 गुना हो गया 150 मिलीलीटर दूध, जिसमें चीनी की मात्रा ये 8.5 ग्राम के आसपास चीनी डाली जाएगी। तो यहाँ देखो मैंने यहाँ जो बताया है इसमें आप जोड़ेंगे 15 ग्राम पाउडर से 150 मिलीलीटर दूध बनाया जाएगा और उसमें 8.4 ग्राम जो है वो चीनी मिलाई जाएगी। ये 5वीं तक का कंटेंट है, तो एक जगह कर लेना आप इसको जोड़कर, मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना को जोड़कर। फिर नेक्स्ट देखिए आप इसमें 6ठी से 8वीं स्तर तक के लिए 20 ग्राम मिल्क पाउडर, तो 20 ग्राम मिल्क पाउडर का 10 गुना हो गया 200 मिलीलीटर पानी मिलाकर तैयार किया जाएगा और इसमें 10.2 ग्राम जो है वो चीनी मिलाई जाएगी, 10.2 ग्राम चीनी मिलाई जाएगी। तो ये इसमें जोड़ देंगे आप, जैसे ये है 150 ग्राम क्या हो गया गेहूँ या चावल हो गया, 20 ग्राम प्रोटीन हो गई, मिनिमम 700 कैलोरी एनर्जी हो गई और 8 रुपये 17 पैसे रेट हो गई। इसके अलावा मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना को इसके साथ जोड़ देंगे तो इसमें क्या हो जाएगा 20 ग्राम पाउडर से लगभग 200 मिलीलीटर दूध बनाया जाएगा, वो दिया जाएगा बच्चे को। और इसके अलावा इसमें आप ध्यान रखेंगे 10.2 ग्राम चीनी है वो मिलाई जाएगी। तो ये बच्चे को हफ्ते में सिर्फ 2 दिन दिया जाएगा। देखो ये जो ऊपर वाला पार्ट है वो डेली दिया जाएगा ये कंटेंट, और ये अभी जो अपन ने बताया है दूध वाला सिर्फ मंगलवार और शुक्रवार को दिया जाएगा। और इसको बच्चे को देने से पहले अध्यापक, विद्यार्थी, अभिभावक चेक करेंगे और उनका रजिस्टर में मेंशन करेंगे। तो ये सारी चीज़ें जो है बच्चों के लिए स्कूल में। तो देखो पहले वाले कंटेंट के साथ 2 दिन दूध और जोड़ दिया है और दूध की सिचुएशन जो है मैंने आपको बता दी है। और ये दूध जो है वो राजस्थान डेयरी फेडरेशन द्वारा 400 रुपये प्रति केजी पाउडर के हिसाब से विद्यालयों में उपलब्ध करवाया जाएगा। फिर देखिए समेकित बाल विकास सेवाएँ, अगला सवाल क्या है, समेकित बाल विकास सेवाएँ। तो इसको पहले आप रीड आउट कीजिए। राज्य के बच्चों एवं महिलाओं, विशेष रूप से गर्भवती एवं दूध पिलाने वाली माताओं को बेहतर जीवन की मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से राज्य में 2 अक्टूबर 1975 को ये को है बांसवाड़ा जिले की गड्डी पंचायत समिति से समेकित बाल विकास सेवाएं शुरू की गई। तो देखो राजस्थान के बांसवाड़ा से 1975 से, तो समेकित बाल विकास सेवाएं राज्य में 1975 से चल रही हैं। ये इम्पोर्टेंट है। समेकित बाल विकास योजनाएं राज्य में कब से चल रही है, 1975 से। कहाँ से इसका शुभारंभ किया गया था, बांसवाड़ा जिले से शुभारंभ किया गया था। बांसवाड़ा जिले की कौन सी पंचायत से, गड्डी पंचायत से। ये सवाल इम्पोर्टेंट है। तो समेकित बाल विकास सेवाएं जो है वो राज्य में 1975 से चल रही हैं, जिनकी शुरुआत 1975 में बांसवाड़ा के गड्डी से किया गया था। ये देखो महिलाओं और बच्चों को, दूध पिलाने वाली माताओं को, दात्री माताओं को
मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए। तो ये दूसरा बड़ा सवाल, देखो राज्य में जो समेकित बाल विकास सेवाएं संचालित की जा रही हैं, तो बाल विकास सेवाओं का संबंध जो है वो किससे है? बाल विकास सेवाओं का संबंध जो है वो धात्री माताओं को और गर्भवती महिलाओं को और बच्चों को कुछ सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए शुरू की गई है। ठीक है, फिर देखिए इसमें क्या है, अगला जो है तो समेकित बाल विकास सेवाएं बच्चों और महिलाओं को, विशेष रूप से गर्भवती और दूध पिलाने जो धात्री माताएं हैं उनके लिए जो आधारभूत पोषण सामग्री है, मूलभूत पोषण सामग्री या सुविधाएं वो उपलब्ध करवाने के लिए कौन सी सेवाएं शुरू की गई हैं? समेकित बाल विकास सेवाएं, ICDS सेवाएं 1975 से शुरू की गई है। तो ध्यान रखें कि इन सेवाओं का संबंध किससे है? समेकित बाल विकास सेवाओं का संबंध धात्री माताओं, गर्भवती स्त्रियों और बच्चों को पोषण संबंधी सामग्री उपलब्ध करवाने से है। फिर देखिए आप इसमें पूरक पोषाहार 6 माह से अधिक तथा 6 वर्ष तक की आयु के बच्चे, तो देखो 6 महीने से छोटा नहीं होना चाहिए और 6 वर्ष से अधिक का नहीं होना चाहिए। पूरक पोषण आयु के बच्चे, गर्भवती धात्री माताएं एवं 11 से 14 वर्ष की किशोर बालिकाएं, ये देखो आंगनबाड़ी केंद्रों पर तो 6 महीने तक के बच्चे को ये सुविधाएं इस पूरक पोषाहार में नहीं दी जाती है। ठीक है, तो पहली बात तो ये आप पूरक पोषाहार जो है वो किसके लिए है? 6 माह से अधिक अवधि के और 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए, और इसके अलावा गर्भवती धात्री माताओं के लिए, और किशोरियाँ कौन सी? जो 11 से 14 वर्ष की आयु तक है। ठीक है, जो विद्यालय नहीं जाती हैं, जो विद्यालय जाती है उनको तो स्कूलों के माध्यम से फैसिलिटी दी जाएंगी। तो पूरक पोषाहार योजना में देखो ये बच्चे 6 माह से बड़ा और 6 वर्ष तक का जो बच्चा है वो स्कूल नहीं जाता, धात्री और गर्भवती महिलाएं, और 11 से 14 वर्ष की केवल वो किशोरियां जो विद्यालय नहीं जाती हैं, उनके लिए पूरक पोषाहार योजना है ये। फिर देखो बचपन और शालापूर्व शिक्षा, तो बचपन और शालापूर्व शिक्षा 3 से 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए। बचपन और शालापूर्व शिक्षा किससे संबंधित है? ये 3 से 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए। फिर पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा, तो देखो पोषण और स्वास्थ्य शिक्षा किसके लिए? महिलाओं और किशोरियों के लिए। महिलाओं और किशोरियों के लिए किस आयु के लिए? 15 से 45 वर्ष की आयु के लिए। ये मेनिस्ट्रुअल साइकिल की एज है 15 से 45 तक, तो उसमें महिलाओं और किशोरियों के लिए पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा का प्रावधान है। फिर टीकाकरण, बच्चों को जो वैक्सीनेशन किया जाता है टीकाकरण, ये जन्म से लेकर 6 वर्ष तक किया जाता है। तो देखो गर्भवती महिलाओं को भी किया जाता है और बच्चों को भी किया जाता है, ये ध्यान रखना, गर्भवती महिलाओं और बच्चों को। तो गर्भ धारण के बाद में गर्भवती महिलाओं को और 6 वर्ष तक के बच्चों को जो है टीकाकरण कार्य किया जाता है। इसके लिए अपने यहाँ जो मिशन इंद्रधनुष है वो टीकाकरण से ही संबंधित है। तो कई बार जैसे मिशन इंद्रधनुष पूछ लें तो मिशन इंद्रधनुष का संबंध किससे? टीकाकरण से, जिसमें गर्भवती महिलाओं और बच्चों को टीके जो है वो लगाए जाते हैं। फिर 5वां देखो स्वास्थ्य जांच संबंधी प्रावधान है वो तो 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए और गर्भवती और धात्री माताओं के लिए और किशोर बालिकाओं के लिए। तो देखो स्वास्थ्य जांच सेवाएं जो है ICDS की ओर से 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए, गर्भवती और धात्री माताओं के लिए और किशोरियों के लिए चलती है। फिर देखो संदर्भ या रेफरल सेवाएं, तो संदर्भ सेवाएं 6 साल से छोटे बच्चों के लिए हैं, गर्भवती और धात्री महिलाओं के लिए। रेफरल सेवाएं ध्यान रखना, रेफरल सेवाएं जो है वो किशोरियों के लिए नहीं है। रेफरल सेवाएं किसके लिए नहीं है? किशोरियों के लिए नहीं है, केवल 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए और गर्भवती तथा धात्री माताओं के लिए। ठीक है, फिर अगला देखिए आप इसमें प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, ये सवाल देखना, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। तो देखो ये नाम दिख रहा है आपको मातृ वंदना योजना, इसका मतलब ये गर्भवती और धात्री महिलाओं तथा उनके नन्हे बच्चों के लिए जो 6 माह तक के बच्चों के लिए। अब देखिए यहाँ देखना आप, गर्भवती महिलाओं और 6 माह से अधिक बच्चों के लिए, 6 माह से लेकर 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए पूरक पोषाहार योजना है। तो पूरक पोषाहार योजना में जन्म से लेकर 6 माह तक के बच्चे शामिल नहीं है। तो जन्म से 6 माह तक के बच्चों को प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में स्वास्थ्य और पोषण का फायदा पहुंचाया जाता है।
ठीक है। और इस योजना में लाभार्थी को 5,000 रुपये की राशि 3 किस्तों में दी जाती है। 1,000 रुपये प्लस 2,000 और प्लस 2,000, 5,000 रुपये की राशि दी जाती है। किस लिए दी जाती है? गर्भावस्था, सुरक्षित प्रसव, स्तनपान की अवधि के दौरान उपयुक्त पद्धतियों और सेवाओं का इस्तेमाल करना, इन सब चीज़ों के लिए प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। तो प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना जो है वो धात्री माताओं और 6 माह तक के बच्चों के लिए है ये। फिर देखो किशोरी बालिका योजना, महिला एवं बाल विकास विभाग, बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार के निर्देशानुसार आयु वर्ग 11 से 14 वर्ष तक की किशोरी बालिकाओं के लिए पूर्व में संचालित योजना के स्थान पर 1 अप्रैल 2022 से राज्य के 5 आकांक्षी जिलों 12 करौली, जैसलमेर, धौलपुर और सिरोही में 14 से 18 वर्ष की किशोरी बालिकाओं के आत्म विकास के लिए सहयोगात्मक वातावरण तैयार करने के लिए ये योजना शुरू की गई है। तो देखो, पहले ध्यान रखना, किशोरी बालिका योजना के तहत कौन सी बालिकाओं को दी जाती है? ये 11 से लेकर 14 वर्ष की बालिकाओं के लिए है ये योजना। लेकिन 1 अप्रैल 2022 से खाली 5 जिलों के लिए, बाकी जिलों के लिए तो आज भी 11 से 14 वर्ष की बालिकाओं के लिए पोषण संबंधी व्यवस्थाएं की जाती है। लेकिन अभी देखना, इन 5 जिलों में 14 से 18 वर्ष की बालिकाओं के आत्म विकास के लिए, ताकि वो शिक्षित, सशक्त, आत्मनिर्भर और जागरूक नागरिक बन सके, इस योजना की शुरुआत की गई है। तो ध्यान रखना है आपको। सवाल ये है कि किशोरी बालिका योजना सामान्यतः 11 से 14 वर्ष की बालिकाओं के लिए है, लेकिन 5 जिले कौन कौन से? 5 जिले हैं करौली, जैसलमेर, धौलपुर, सिरोही और बारां। इन 5 जिलों में 14 से लेकर 18 वर्ष तक की बालिकाओं को इस योजना में शामिल किया गया है। फिर देखिए पोषण अभियान। देखो इस पोषण अभियान का, देखो ऊपर पूरक पोषण अभियान बताया मैंने। पूरक पोषण अभियान जो है किसके लिए है? पूरक पोषण अभियान इनके लिए है 6 माह से 6 वर्ष तक के बच्चे, गर्भवती और धात्री माताएं, 11 से 14 वर्ष की किशोरियां जो विद्यालय नहीं जाती हैं। फिर इसमें देखिए पोषण अभियान। पोषण अभियान का उद्देश्य आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से माताओं और शिशुओं के पोषण सुधार और उनके सकारात्मक व्यवहार को प्रोत्साहित करना है। तो देखो पोषण अभियान जो है वो आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से संचालित होता है, और आंगनबाड़ी केंद्रों से जो पोषण अभियान संचालित होता है वो या तो बच्चों के लिए होता है या माताओं के लिए होता है। इनके माध्यम से क्या है? गर्भधारण, गोद भराई, अन्नप्राशन, शाला पूर्व शिक्षा की शुरुआत जैसे जीवन के महत्वपूर्ण अवसरों पर सकारात्मक सोच जो समाज की तैयार करना इस अभियान का उद्देश्य है। तो पोषण अभियान जो है आंगनबाड़ी केंद्रों से संचालित होता है। फिर अगला देखिए इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना, IGMPY, इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना। देखो ये नाम से इसको पकड़ेंगे। इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं के लिए 3 वर्ष तक के बच्चों के स्वास्थ्य और पोषण की स्थिति में सुधार लाकर जन्म के समय कम वजन और दुर्बलता की घटनाओं को कम करना है। इस योजना का उद्देश्य राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के ये ध्यान रखना, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष का है? 2013 के प्रावधानों की पालना के साथ साथ राज्य सरकार की कुपोषण निवारण रणनीति सुपोषित राजस्थान विजन 2022 का लक्ष्य पूरा करना है। तो ये देखिए इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना स्तनपान कराने वाली माताओं और 3 वर्ष तक के बच्चों के स्वास्थ्य और पोषण की स्थिति में सुधार के लिए, ठीक है। और ये इस योजना मतलब राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के जो नियम है उनका पालन करना जरूरी है, और इस योजना के माध्यम से ही सुपोषित राजस्थान विजन के लक्ष्य को पूरा करने का टारगेट रखा गया है। इसके अलावा देखो समेकित बाल विकास सेवाओं में जनसहभागिता के लिए नंद घर योजना प्रारंभ की गई। वर्तमान में नंद घर योजना के अंतर्गत 1549 आंगनबाड़ी केंद्रों का निर्माण और नवीनीकरण किया गया है। तो देखो नंद घर योजना, तो जैसे आपसे पूछा जाए कि आंगनबाड़ी केंद्रों की स्थापना जो किस योजना के तहत की जाती है? नंद घर योजना के तहत की जाती है। फिर देखिए प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल शिक्षा, ECE, एलिमेंट्री चाइल्डहुड केयर एजुकेशन, एलिमेंट्री चाइल्डहुड ECCE, प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल शिक्षा।
तो देखो प्रारंभिक देखो शिक्षा 6 वर्ष से शुरू होती है, पहले प्रथम क्लास से। तो प्रारंभिक शिक्षा का मतलब 6 साल से पहले, और कब से? 3 से पहले नहीं, तो 3 से लेकर 6 साल तक की जो आयु है वो प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल शिक्षा है। तो देखो 3 से 6 वर्ष की आयु के बच्चों को सरकारी सामग्री, ठीक है, देने के लिए, तो 3 से 6 वर्ष तक के बच्चों को ECC सामग्री आयु के अनुसार दी जाती है। यहाँ बात ध्यान में रखनी है, ये मेरी फुलवारी, ये ही सवाल आपसे पूछा जा सकता है। प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल शिक्षा में मेरी फुलवारी एक टेक्स्ट बुक है, किताब है, जिसमें बच्चे का असेसमेंट के लिए प्रपत्र दिए हुए होते हैं, और एक वर्क बुक की तरह उसमें होमवर्क की तरह शीट्स दी हुई होती हैं। उसका नाम क्या रखा है? मेरी फुलवारी। और ये आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से घर घर पहुंचाई जाती है। कौन से बच्चों को? कक्षा 3 से 6 तक के। तो ये पूर्व प्राथमिक शिक्षा की जो तैयारी है उसके लिए मेरी फुलवारी जो टेक्स्ट बुक है उसका वितरण घर घर जाकर किया जाता है। तो इनकी आपूर्ति जो है आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से की जाती है, ध्यान रखना। तो मेरी फुलवारी क्या है? आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से दी जाने वाली वो किताब है जो 3 से 6 वर्ष तक के बच्चों को वितरित की जाती है। नेक्स्ट आप इसमें देखिए मिशन वात्सल्य योजना। मिशन वात्सल्य योजना, मिशन वात्सल्य योजना, मिशन वात्सल्य योजना, इसको देखिए, बाल संरक्षण एक व्यापक योजना है जिसका उद्देश्य देश में बालक बालिकाओं के लिए संरक्षित वातावरण तैयार करना है। देखो कामकाजी महिलाओं के बच्चों हेतु नेशनल स्क्रैच स्कीम। देखो कामकाजी महिलाओं, जो काम करने वाली महिलाएं हैं, काम करने वाली महिलाएं हैं, उनके बच्चों के लिए नेशनल स्क्रैच स्कीम है। इसमें क्या है? देखो नेशनल स्क्रैच स्कीम का मतलब है जो महिलाएं काम पर जाती हैं उनके लिए डे केयर सेंटर की सुविधा इस स्कीम के तहत बनाई जाती है। और इस डे केयर सेंटर के ऊपर वो महिलाएं अपने किस आयु वर्ग के बच्चों को छोड़ सकती हैं? जिस बच्चे की न्यूनतम आयु 6 माह हो और अधिकतम 6 वर्ष हो। तो 6 माह से 6 वर्ष तक के बच्चे अगर किसी महिला के पास हैं और वो काम पे जाती है तो उसको डे केयर सेंटर पर छोड़ सकती है। और ये डे केयर सेंटर जो है वो कौन सी स्कीम के तहत बनाए गए हैं? नेशनल स्क्रैच स्कीम। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान रखें, ये सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेशनल स्क्रैच स्कीम का संबंध है डे केयर सेंटर्स का निर्माण या कामकाजी महिलाओं के बच्चों के लिए डे केयर सेंटर का निर्माण करना इस योजना का उद्देश्य है। फिर देखो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, अगला सवाल एक और बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्तमान में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा की समावेशन सूची में 32 श्रेणियां हैं। तो देखो खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत कितनी श्रेणियां हैं? वर्तमान में 32 श्रेणियां हैं। केवल संख्या ध्यान में रखनी है। फिर देखिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना देखो ये 1 मार्च 2019 से शुरू की गई थी। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना 1 मार्च 2019 से शुरू की गई थी। क्या है इसमें? देखो तो यहाँ देखो ये राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना जो है इसमें 2 वर्ग हैं, एक AAY मतलब जो BPL लाइन से ऊपर है और एक BPL जो बिलो पॉवर्टी लाइन। तो देखो जो BPL श्रेणी के नहीं है उनके लिए भी राशन की व्यवस्था है इसमें। तो देखो AAY परिवारों के राशन कार्ड धारकों को प्रति राशन कार्ड, तो देखो जो BPL नहीं है उनको तो एक राशन कार्ड से 35 किलो गेहूं दिए जाएंगे, और BPL और स्टेट BPL प्रति इकाई प्रति माह 5 kg। तो देखो BPL के लिए तो है व्यक्ति सदस्य वाइज, तो जैसे एक फैमिली में 10 सदस्य हैं तो 5 से गुणा करेंगे 50 मिलेंगे उनको, और यदि 5 सदस्य हैं तो 5 से गुणा करेंगे 25 मिलेंगे। और ये किस रेट से मिलेंगे? ये देखो सामान्यतः जो AAY या जो गरीबी रेखा से ऊपर के परिवार हैं उनको तो 2 रुपए किलो के हिसाब से मिलेंगे, इनको तो AAY को तो, और जो BPL के हैं उनको प्रतिमाह 1 रुपए के हिसाब से गेहूं दिया जाएगा। तो देखो BPL या स्टेट BPL सदस्यों को 1 रुपए प्रति केजी के हिसाब से, और AAY या जो BPL नहीं है उनको 35 kg
प्रति राशन कार्ड, और इनको प्रति सदस्य 5 केजी गेहूँ जो है वो दिए जाएंगे। फिर देखिए आप इसमें नेक्स्ट, सहरिया, खैरवा तथा कथोड़ी जनजाति को, सहरिया, खैरवा तथा कथोड़ी जनजाति को खाद्य सुरक्षा जनजाति क्षेत्र में खाद्य तेल, घी और दाल। देखो सामान्यतया जो बीपीएल नहीं है उनको 2 रुपये केजी के हिसाब से 35 किलो गेहूँ प्रति राशन कार्ड, और जो बीपीएल है उनको प्रति सदस्य 5 केजी के हिसाब से 1 रुपये प्रति केजी गेहूँ की दर से गेहूँ दिए जाएंगे। ये तो है सामान्यतः किसमें, खाद्य सुरक्षा योजना में। लेकिन यही योजना जब कहाँ लागू है, इन क्षेत्रों में सहरिया, खैरवा और कथोड़ी जनजाति, तो उनको गेहूं के साथ साथ खाद्य तेल, घी और दाल भी दी जाएगी। जनजातीय क्षेत्रों में कौन से, सहरिया, खैरवा और कथोड़ी जनजातीय क्षेत्रों में खाद्य तेल, घी और दाल दिया जाएगा। ठीक है, ध्यान दें। देखो वर्तमान में 12 जिले की सहरिया तथा उदयपुर जिले की कथोड़ी एवं खैरवा, तो ये देखो सहरिया जनजाति के लोग कहाँ रहते हैं, 12 में, ध्यान रखेंगे 12 में, और कथोड़ी और खैरवा जनजाति के लोग कहाँ रहते हैं, उदयपुर में। तो कुल मिलाकर देखो ये जो जनजातीय क्षेत्र, ये खाद्य तेल, घी और दाल जो है वो 12 और उदयपुर में ही दी जाती है। कहाँ, 12 और उदयपुर में ही दिए जाते हैं इस योजना के तहत। क्या है इसमें, देखो उदयपुर जिले की कथोड़ी और खैरवा जनजाति के प्रतिमाह प्रति सदस्य 250 मिलीलीटर घी, मतलब पाव घी दिया जाता है प्रति सदस्य की दर से, और 500 मिली आधा लीटर जो है वो खाद्य तेल दिया जाएगा। देखो पाव घी, आधा लीटर तेल और आधा केजी दाल निःशुल्क दी जाएगी। देखना, तो यहाँ ये देखो ये योजना राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत ये तो मिलेंगे प्रति केजी, और यदि ये जो जनजाति है सहरिया, खैरवा और कथोड़ी, इन क्षेत्रों में खाद्य तेल आधे केजी, ये प्रति सदस्य है, प्रति व्यक्ति के हिसाब से खाद्य तेल हर व्यक्ति को महीने का आधा किलो तेल, पाव घी हर व्यक्ति को, और 500 ग्राम दाल जो है क्या होगी, निःशुल्क दी जाएगी। जबकि ऊपर जो है ये भुगतान 2 रुपये किलो या 1 किलो रुपये के हिसाब से गेहूँ। तो ये जो जनजातीय क्षेत्रों में 12 और उदयपुर में जो सहरिया, कथोड़ी और खैरवा जनजाति के लोगों के लिए नई चीज शुरू की गई है, वो क्या है, वो निःशुल्क होगी। नेक्स्ट आप इसमें देखिए गेहूं के हर दाने पर नजर। तो देखो सार्वजनिक वितरण प्रणाली में, जैसे अपन सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत अपने को गेहूं, चीनी ये सब चीज़ें मिलती रही हैं, तेल वगैरह, तो यहाँ सामान्यतः ये जो खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत गेहूं और चावल वितरित किए जाते हैं, इनमें अपने यहाँ मुख्यतः गेहूं वितरित किया जाता है। तो गेहूं के हर दाने पर नज़र, मतलब किसी प्रकार का इस सार्वजनिक वितरण प्रणाली में घोटाला नहीं हो, करप्शन नहीं हो। तो देख गेहूं के हर दाने पर नज़र, तो इस कार्य के लिए क्या किया गया है, तो देखो गेहूं के हर दाने पर नज़र के लिए GARDS मतलब अनाज लेखा रसीद प्रेषण प्रणाली, अनाज लेखा, देखो ग्रेन अकाउंटिंग रिसिप्ट, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। तो देखो उचित मूल्य की जिन दुकानों से मतलब ये चीज़ें दी जाती हैं, गेहूं वगैरह वितरित किए जाते हैं, उन दुकानदारों की जियो टैगिंग की जा चुकी है। जियो टैगिंग का मतलब है कि हर चीज़ के ऊपर नज़र रखी जा सकती है कि कब कहाँ से क्या दिया गया। तो जो सार्वजनिक वितरण मूल्य की जो दुकानें हैं उनकी जियो टैगिंग हो चुकी है। क्यों, गेहूं के हर दाने पर नज़र, मतलब किसी प्रकार से इनका जो दुरुपयोग या घोटाला नहीं किया जा सके। उचित मूल्य की दुकानों पर पॉस मशीनों की उपलब्धता, तो पॉस मशीनें इन उचित मूल्य की दुकानों पर ही लगाए गए हैं, चरणबद्ध तरीके से की गई है। और उचित मूल्य की दुकानों पर जो जिस आदमी को मतलब ये गेहूं या चावल दिए जा रहे हैं उनकी क्या होगी, बायोमेट्रिक सत्यापन, मतलब अंगूठा लगाकर ही करने का मतलब है कि राशन कार्ड से किसी और को नहीं दिया जा सकता। जो व्यक्ति राशन कार्ड में नाम रखता है उसी को ये दिया जाएगा और उसका अंगूठा लगेगा, मतलब बायोमेट्रिक सत्यापन के बाद ही इस योजना का फायदा दिया जा सकता है। फिर देखिए राजस्थान राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड की स्थापना की गई थी,
जिसने 27 दिसंबर 2010 को कार्य शुरू किया था। तो देखो राजस्थान में राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति लिमिटेड की स्थापना। तो ये जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत राजस्थान में गेहूं, चावल, खाद्य तेल, घी इन सब का वितरण किया जाता है, तो इसके लिए एक लिमिटेड की स्थापना की गई थी और वो लिमिटेड की स्थापना 2010 में की गई थी। अगला सवाल आप ये नाम देखिए। तो देखो राज्य में उचित मूल्य की दुकानों से राज ब्रांड के नाम से 2 चीजें वितरित हो रही हैं, चाय और नमक। तो देखो उचित मूल्य की दुकानों से राज ब्रांड के नाम से क्या क्या दिया जा रहा है नागरिकों को? तो चाय दी जा रही है, राज चाय और राज नमक। राज ब्रांड के नाम से राज ब्रांड चाय और राज ब्रांड नमक, ये सब उचित मूल्य की दुकानों से नागरिकों को उपलब्ध करवाई जा रही है। फिर देखो SC, ST, OBC, SBC और MBC, ठीक है, के छात्रों को उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्तियां प्रदान की जा रही है। तो SC, ST, OBC, SBC और MBC के जो छात्र हैं उनको उत्तर मैट्रिक, उत्तर का मतलब हो गया बाद का और मैट्रिक का मतलब 10वीं के बाद की, ठीक है। जिन SC, ST और विशेष पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों के अभिभावकों की वार्षिक आय 2.5 लाख से कम है। तो देखो SC, ST और SBC या जिसको अपन MBC कहते हैं, अब आजकल MBC कहने लग गए, तो SC, ST और MBC के अभिभावकों की आय 2.5 लाख से कम होनी चाहिए। और यदि अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों के अभिभावकों की वार्षिक आय भी जो है वो 2.5 लाख। तो कहने का मतलब इनमें से किसी भी वर्ग की बात करें, प्रत्येक वर्ग के बच्चे को उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति तभी मिलेगी जब उनके परिवार की आय या पारिवारिक आय जो है वो 2.5 लाख से कम हो। फिर देखो आर्थिक पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों, ये EWS कंसेप्ट और आ गई है आजकल, आर्थिक पिछड़ा वर्ग। तो EWS के अभ्यर्थियों के लिए भी 2.5 लाख ही है। और सर्वजन उच्च शिक्षा, तो देखो ये जो रिजर्व कैटेगरीज हैं उनके लिए, सबके लिए 2.5 लाख की आय रखी गई है। 2.5 लाख की आय तक क्या दिया जाएगा? उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति दी जाएगी। लेकिन सर्वजन उच्च शिक्षा, सर्वजन उच्च शिक्षा का मतलब चाहे सामान्य हो गया, सर्वजन उच्च शिक्षा विद्यार्थियों के अभिभावकों की वार्षिक आय, तो उत्तर में सीधी सी बात है कि उत्तर मैट्रिक जो छात्रवृत्ति है वो सभी वर्गों के बच्चों के लिए है। लेकिन जो आरक्षित वर्ग हैं या रिजर्व वर्ग हैं उनके लिए जो है इनकम, पारिवारिक जो इनकम वो 2.5 लाख होनी चाहिए। और इसके अलावा जो बाकी बच गए सामान्य के, उनके परिवार की आय 5 लाख रुपए है। तो कौन सी? उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति का फायदा लिया जा सकता है। ये योजना हालांकि मैं आपको पहले बता चुका हूँ, क्या इसमें अंबेडकर DBT वाउचर योजना, ये योजना 2021-22 के बजट से शुरू की गई थी। और जो लोग डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर चर्चा हो चुकी है, या तो UG, PG मतलब BA, BSc, BCom, MA, MCom, MSc कर रहे हैं, तथा वो किससे? SC, ST, OBC, MBC, SBC से संबंधित है और घर से दूर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर पेइंग गेस्ट योजना के, पेइंग गेस्ट के रूप में मतलब किराए का मकान लेकर या PG के रूप में रहकर स्टडी कर रहे हैं। तो ऐसे बच्चों को प्रति माह 2,000 रुपये अंबेडकर DBT वाउचर योजना के तहत दिए जाते हैं। और एक साल में 2 महीने की तो छुट्टी मानी जाती है और एक साल में प्रति महीने 2,000 रुपये के हिसाब से का मतलब कितना हो गया? 20,000 रुपये दिया जाएगा। लेकिन ये किसके लिए है? ये इन्हीं वर्गों के बच्चों के लिए है जो शहरों में निवास कर रहे हैं, शहरों में अध्ययन कर रहे हैं डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर और इन कैटेगरीज से संबंध रखते हैं। फिर देखो मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना ये SC, ST, अल्पसंख्यक और BPL परिवारों के लिए है। देखो मुख्यमंत्री कन्यादान योजना SC, ST, माइनॉरिटी, अल्पसंख्यक और BPL परिवार के सदस्यों के लिए है जो 18 वर्ष या उसके बाद। देखो ये सहयोग एवं उपहार योजना थी पहले, सहयोग एवं उपहार योजना का नाम बदलकर अब क्या कर दिया है? मुख्यमंत्री कन्यादान योजना। इन 4 SC, ST, अल्पसंख्यक और BPL परिवारों के लिए। कौन सी लड़कियों के विवाह पर? जो अपनी बच्चियों का विवाह जो है 18 साल के बाद करते हैं। यदि 18 साल से पहले बाल विवाह करते हैं तो इस योजना का फायदा नहीं लिया जा सकता। क्या दिया जाता है इसमें? तो देखो लड़कियों को विवाह के अवसर पर 31,000 रुपये उपहार स्वरूप दिए जाते हैं। कितने रुपए? 31,000। और यदि इस लड़की की शादी हो रही है, वो 10वीं पास है, तो उसको 10,000 रुपये अतिरिक्त मिलेंगे, मतलब 41,000 दिए जाएंगे 10वीं पास है तो।
और यदि ग्रेजुएट है, BA BSc BCom है तो 20,000 एक्स्ट्रा दिए जाएंगे। तो ये 31 प्लस 20 51,000 हो जाएंगे। तो ग्रेजुएशन के बाद 51,000, 10वीं के बाद 41,000, और यदि बिल्कुल भी पढ़ी नहीं हुई है तो भी 31,000 रुपये तो हर हाल में दिए जाएंगे। ये किस योजना के तहत दिया जाता है? मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत। तो 31,000 सबके लिए और 10वीं पास के लिए। अब इसमें देखो क्या है, ये इन चारों में से संबंधित होना चाहिए। SC ST अल्पसंख्यक या BPL परिवार से वो लड़की होनी चाहिए। फिर देखिए आप इसमें क्या है। इसी प्रकार से सभी श्रेणियों के BPL परिवार, अंत्योदय परिवार, आस्था कार्ड धारक, आर्थिक रूप से कमजोर, विधवा महिलाएं, विशेष योग्यजन व्यक्ति, पालनहार में लाभार्थियों की लड़कियों की शादी और 18 वर्ष से अधिक उम्र की महिला खिलाड़ियों को, यदि 18 साल से अधिक उम्र की महिला खिलाड़ियों को की शादी होती है तो उनकी स्वयं की शादी के लिए भी 21,000 रुपये दिए जा रहे हैं। यदि 10वीं पास है वो महिला खिलाड़ी तो 10,000 अतिरिक्त, मतलब 31 हो जाएंगे। और यदि वह स्नातक है तो 20,000 रुपये अतिरिक्त। तो देखो अगर महिला खिलाड़ियों की बात करें तो 18 साल के बाद महिला खिलाड़ी खुद अपनी शादी करती है तो उसको 21,000 रुपये, जबकि मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में SC ST वगैरह के लिए वो जो 4 वर्ग बताए उनके लिए 31,000 है, और इसमें महिला खिलाड़ियों के लिए 21,000 है, चाहे वो किसी भी वर्ग के हो। ठीक है, प्लस अगर वो खिलाड़ी 10वीं पास है तो 21 की बजाय 10 और जोड़ दो, 31 हो जाएंगे। और यदि वो ग्रेजुएट है तो 21 में 20 और जोड़ दो, 41,000 हो जाएंगे। फिर देखिए इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना, ये राष्ट्रीय का मतलब ये भारत सरकार की योजना है, और भारत सरकार के मानदंडों के अनुसार कोई व्यक्ति BPL परिवार से संबंध रखता है, 60 वर्ष या अधिक आयु के व्यक्तियों को पेंशन दे। BPL परिवार के उन लोगों को जो 60 वर्ष या अधिक आयु के हो चुके हैं। तो इनके लिए अलग अलग स्लॉट बने हुए हैं। देखो अगर 60 से 75 वर्ष की आयु का है तो 750 रुपये प्रति माह दिए जाएंगे, और 75 वर्ष या इससे अधिक का है तो 1,000 रुपये प्रति वर्ष पेंशन स्वरूप दिए जाएंगे। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। फिर देखिए इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना, राष्ट्रीय इसका मतलब ये भी केंद्रीय स्तर की योजना है। तो देखो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय पेंशन योजना केंद्र सरकार द्वारा 7 अक्टूबर 2019 को चलाई गई थी। डेट इम्पोर्टेंट नहीं है, छोड़ सकते हो आप। इस योजना के अंतर्गत भारत सरकार के मानदंडों के अनुसार सूचीबद्ध कोई भी BPL परिवार की 40 साल से अधिक वर्ष की महिला पेंशन की पात्र है। ये देखना है इसमें इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना। देखो पहली बात तो ये विधवा है, विधवाओं के लिए है, और ये पेंशन योजना कौन सी विधवा के लिए है? जिसकी आयु 40 वर्ष से अधिक है, और इसके लिए भी अलग अलग स्लॉट है। यदि उस विधवा की आयु 40 से 55 साल है तो 500 रुपये प्रति माह मिलेंगे, और यदि उसकी आयु 55 से 60 के बीच है तो 750 रुपये, और 60 से 75 के बीच में है तो 1,000 रुपये, और यदि 75 साल से ऊपर की विधवा है तो उसको 1,500 रुपये प्रदान किए जाएंगे। फिर देखो ये है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना, और ये अगली देखो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय, यहाँ विधवा की जगह क्या है? निःशक्त। तो विधवा की जगह निःशक्त है। ये योजना भी 2009 की है। इस योजना में क्या है? BPL परिवार के भी व्यक्ति जो बहुनिःशक्तता से ग्रसित हैं और जिनकी आयु 18 वर्ष से अधिक है पेंशन के पात्र हैं। देखो 18 साल से अधिक के BPL परिवार के व्यक्ति जिनके पास मल्टीपल निःशक्तता है, तो देखो 18 वर्ष से अधिक आयु और 55 वर्ष से कम आयु की महिलाएं, देखो 18 से लेकर 55 साल तक की महिलाएं और 18 से लेकर 58 साल तक के पुरुष जो पेंशनर हैं उनको इस योजना के तहत 750 रुपये प्रति माह दिए जाएंगे। कहाँ तक? अगर महिलाएं हैं तो 55 साल तक और पुरुष हैं तो 58 साल तक, तथा अधिक के पुरुष किंतु 75 से, तो देखो 55 से 58 से अधिक लेकिन 75 वर्ष से कम आयु का पेंशनर है तो उसको 1,000 रुपये प्रति माह दिए जाएंगे, और 75 साल से अधिक का पेंशनर है तो उसको 1,250 रुपये प्रति माह पेंशन स्वरूप दिए जाएंगे, तथा 18 वर्ष व अधिक आयु के कुष्ठ रोग मुक्त विशेष योग्य जन को 1,500 रुपये
दिए जाएंगे। तो ये राशि ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, केवल थोड़ा सा ये देख लेना। ये योजना वैसे राष्ट्रीय स्तर की है, अपने स्टेट लेवल पे वैसे भी ये थोड़ी कम इम्पोर्टेंट है। फिर देखो मुख्यमंत्री वृद्धावस्था सम्मान पेंशन योजना, ये मुख्यमंत्री नाम है, इसका मतलब राज्य स्तरीय योजना है, वृद्धावस्था सम्मान पेंशन योजना। तो देखो वृद्धावस्था पेंशन के अंतर्गत 55 वर्ष से अधिक और 58 वर्ष या इससे, देखो 55 वर्ष से अधिक की महिला और 58 वर्ष से अधिक के पुरुष, तो महिलाओं की जो है मुख्यमंत्री वृद्धावस्था पेंशन योजना 55 साल में, और पुरुषों की कितने साल में शुरू होती है, 58 साल में। या इससे अधिक आयु के पुरुषों को वृद्धावस्था सम्मान पेंशन के रूप में कितने मिलते हैं, देखो 55 से लेकर 55 या 58 जो भी है, अगर स्त्री की बात है तो 55 और पुरुष की बात है तो 58 साल से लेकर 750 रुपये दिए जाएंगे। तो यदि 55 या 58 से लेकर 75 साल तक है तो 750 रुपये पेंशन स्वरूप दे हैं, और यदि 75 से ज़्यादा आयु है तो प्रतिमाह कितने 1000 रुपये दिए जाएंगे। ठीक है, लेकिन ध्यान रहना चाहिए कि जिस वृद्धा को ये सम्मान दिया जा रहा है उसकी वार्षिक आय 48,000 रुपये से अधिक की नहीं होनी चाहिए। उसकी वार्षिक आय जो है वो 48,000 रुपये से अधिक की नहीं होनी चाहिए। फिर देखिए अगला जो सवाल बनता है वो आप देखेंगे, मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान योजना। देखो मुख्यमंत्री एकल नारी, अब इसमें एकल कौन हो सकता है, विधवा, तलाकशुदा और परित्यक्ता, इन तीनों प्रकार की महिलाओं को इसके तहत क्या दी जाती है, पेंशन दी जाती है। इस योजना के तहत 18 वर्ष से 55 साल तक 500 रुपये, 18 से अधिक और 55 से कम के लिए प्रतिमाह 750 रुपये दिए जाते हैं। और अगला देखो, यदि आयु 55 से 60 वर्ष के बीच है तो 1000 रुपये, और 60 से अधिक लेकिन 75 से कम है तो 1500 रुपये। पात्र लाभार्थी जिनकी आयु 75 वर्ष से अधिक है पेंशन दी जा रही है। फिर देखिए मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन का मतलब हो गया विकलांग हो गया, मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना। तो देखो विशेष योग्यजनों को 750 रुपये प्रतिमाह, कब, जब महिला है तो 55 वर्ष न्यूनतम आयु और पुरुष है तो 58 वर्ष की आयु हो चुकी हो। ऐसे पेंशनर को विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन में 750 रुपये मंथली दिए जाते हैं। 55 वर्ष व अधिक आयु की महिला तथा 58 वर्ष व अधिक आयु के पुरुष, किंतु 75, तो देखो 75 साल से छोटे हैं, चाहे वो महिला है तो 55 साल और पुरुष है तो 58 साल। ठीक है, 75 वर्ष से कम आयु के पेंशनर को 1000 रुपये प्रतिमाह, और 75 वर्ष से अधिक आयु के पेंशनर को 1250 रुपये प्रतिमाह दिया जाता है। लेकिन ध्यान रखना, सिलिकोसिस और कुष्ठ रोग पीड़ित व्यक्तियों को 1500 रुपये प्रतिमाह पेंशन दी जा रही है। सभी स्रोतों से आय उनकी कम से कम कितनी होनी चाहिए, 60,000 रुपये से अधिक उनकी इनकम नहीं होनी चाहिए। ये कुछ चीज़ें मैंने आपको इस वीडियो में डिस्कस की हैं, बाकी अपन अगले वीडियो में तय करेंगे। थैंक यू सो मच।